हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, आज हम आपसे इंग्लिश के बेस की बात करने वाले हैं। मतलब कि इंग्लिश को समझने वाले हैं जीरो से। कहां से? जीरो से समझने वाले हैं, मतलब स्टार्टिंग से समझने वाले हैं। अगर देखिए हम इंग्लिश एग्जाम्स में आने की बात करें कि कौन कौन से एग्जाम के अंदर इंग्लिश आती है, तो देखिए इंग्लिश आती है। अगर हम बात करें एसएससी की, तो एसएससी के अंतर्गत काफी एग्जाम होते हैं। देखिए जैसे कि सीजीएल इंग्लिश आती है, सीएचएसएल इंग्लिश आती है, सीपीओ इंग्लिश आती है। उसके बाद एमटीएस आप जानते हैं, मल्टीटास्किंग का जो एग्जाम होता है, ठीक है। इन सभी में इंग्लिश आती है, मतलब इंग्लिश का रोल है इन सभी एग्जाम्स के अंदर। अगर हम बात करें, देखिए हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट के अगर कोई भी एग्जाम है तो आप देखेंगे ज्यादातर कोई से भी हाई कोर्ट का एग्जाम हो उनके अंतर्गत इंग्लिश आती है। इंग्लिश का उनमें भी मेन रोल होता है। आगे हम बात करेंगे। देखिए बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनके अंदर इंग्लिश आती है। ये नहीं है कि इंग्लिश केवल एसएससी या हाई कोर्ट में ही आती, और भी एग्जाम होते हैं जिनके अंदर इंग्लिश का रोल होता है। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं आपसे इंग्लिश के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? देखिए भाई, इंग्लिश के बारे में। और इंग्लिश के बारे में भी कैसे बात करेंगे? जीरो से। अब जीरो से ये नहीं है भाई कि अगर हम जीरो से बात करेंगे तो आपको हम पहले बताएंगे कि बच्चे का जन्म हुआ, उसने वोकल कॉर्ड से बोलना शुरू किया, वोवेल साउंड बोला, ये बोला। ये हम कुछ नहीं बताने वाले आपको। देखिए हमें पता है कि आप जब सारे के सारे पढ़ने वाले होंगे तो वो कंपटीशन लेवल के होंगे, और जो कंपटीशन लेवल का पढ़ने वाला बच्चा होता है वो ये सब जानता है। और वह जानता है, वो चाहता है कि जहाँ से इंग्लिश उसको अच्छे से समझ में आए, जिससे कि वो अपनी पूरी इंग्लिश को कवर अप कर सके, वहाँ से वह पढ़ना चाहेगा। देखिए अगर हम बात करें तो आप इंग्लिश को एक लैंग्वेज के रूप में पढ़ना शुरू कीजिए। किसके रूप में? एक लैंग्वेज के रूप में। मतलब अगर आप लैंग्वेज के आधार पर उसको पढ़ेंगे तो आप एक सेंस के आधार पर उसको समझना स्टार्ट कर देंगे। कैसे स्टार्ट कर देंगे? सेंस के अनुसार। और देखिए हम आपको बताएं कि हम सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो बात करेंगे टेंस की। किसकी बात करेंगे? टेंस की। अब इससे पहले टेंस बनता कैसे है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए हम पहले देखेंगे टाइम के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? टाइम के बारे में। और फिर उसके बारे में बात देखेंगे हम एक्शन के बारे में। और टाइम और एक्शन दोनों मिलकर के बनाते हैं टेंस को। अब देखिए अगर हम बात करें टाइम की, तो हम देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं तो मैं वर्तमान में हूं। कैसे हूं? मैं प्रेजेंट में, मतलब मैं जो कर रहा हूं वो मैं सब जानता हूं और इस समय कर रहा हूं, तो वो दर्शाता है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय को जो मैं कर रहा हूं मुझे पता है, तो वो क्या होता है? हमारा प्रेजेंट होता है। और जो बीत गया, हमारे प्रेजेंट का बीत जाना ही क्या कहलाता है? पास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? वह पास्ट कहलाता है। कैसा टाइम कहलाता है? वो पास्ट टाइम कहलाता है। मतलब हमारा जो प्रेजेंट, जैसे कि मैं अभी थोड़े टाइम से पढ़ा रहा था, तो जो बीत गया वो सब कहां पर पहुंच गया? पास्ट के अंदर। और जो अब कर रहा हूं मैं वो सब क्या है? मेरा प्रेजेंट है। देखिए हम सिर्फ दो टाइम को जानते हैं, पास्ट को और प्रेजेंट को, क्योंकि हम प्रेजेंट को देखते हैं और जो हमारा प्रेजेंट बीतता चला जाता है वो सब क्या बन जाता है? पास्ट बन जाता है। देखिए एक और टेंस दिया गया, या एक और टाइम दिया गया, फ्यूचर। एक टाइम और क्या दिया गया? फ्यूचर। मतलब कह दिया गया कि एक टाइम और होता है फ्यूचर। तो देखिए फ्यूचर जो टाइम होता है वो हमारे धारणा के ऊपर आधारित होता है, मतलब हमारी अजम्पशंस के ऊपर। जो अजम्पशन होती है हमारी, उनके ऊपर आधारित होता है हमारा फ्यूचर। क्योंकि फ्यूचर एक विचार है, एक धारणा है, क्योंकि हमने फ्यूचर को नहीं देखा है। हम प्रेजेंट को देखते हैं, फ्यूचर को कभी नहीं देखते हैं। हम कह देते हैं कि हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा बनेगा, तो वो सब हमारी धारणाएं, हमारे विचार होते हैं जो हम फ्यूचर को मान लेते हैं। इसलिए फ्यूचर जो टाइम है वो एक धारणा के ऊपर आधारित है।
आगे बात करते हैं, देखिए हम एक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एक्शन। एक्शन मतलब क्रिया या कार्य। देखिए एक्शन जो होता है वो दर्शाता है हमारे काम को। अगर मैं बोलूं कि मैं जैसे कहूं कि मैं लिख रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? कि मैं लिख रहा हूं। अगर जैसे कि मैंने बोला कि मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बोला कि मैं लिख रहा हूं, तो मैं कार्य कैसा, मेरा कार्य कैसा है? जारी है, मतलब लगातार हो रहा है। वो कार्य कैसा है? लगातार हो रहा है। तो उसको क्या कहा जाता है? उस एक्शन को कॉन्टिन्यूअस। क्या कहा जाता है? कॉन्टिन्यूअस। मतलब कार्य का लगातार रहना क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस। तो हमें एक्शन की एक फॉर्म मिली जिसको क्या कहा जाता है? कॉन्टिन्यूअस। मतलब किसी कार्य का जारी रहना, लगातार होना। कौन सी फॉर्म है कार्य की? कंटिन्यूअस फॉर्म। आगे बात करते हैं, देखिए जैसे कि मैं बोलूं मैंने लिख दिया है, ठीक है, या मैं लिख चुका, ठीक है। मतलब कि मैंने अपना कार्य क्या कर दिया है? पूरा। मतलब जो मेरा एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। जो मेरा एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और कार्य कैसा हो गया? परफेक्ट। मतलब परफेक्ट हो गया है। कैसा हो गया है भाई? परफेक्ट। मतलब कंप्लीट हो चुका है, मैंने पूरा कर दिया है, परफेक्ट। तो हमें एक एक्शन का पता चला, परफेक्ट। क्या एक्शन रिलेट हुआ? परफेक्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट की। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे से लिख रहा हूं, मैं 2 घंटे से लिख रहा हूं, ठीक है। मैंने बोला कि मैं 2 घंटे से लिख रहा हूं, मतलब कि कुछ लिख चुका हूं और लिख रहा हूं। मतलब कि जैसे कि 2 घंटे से, अगर 2 घंटे का समय है तो उस 2 घंटे के समय मैंने कुछ ना कुछ कार्य तो किया होगा, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा, कुछ ना कुछ मैंने लिखने का कार्य या कुछ ना कुछ लिखना कंप्लीट तो किया होगा। और जो कंप्लीट हो जाता है वह कार्य कैसा होता है? परफेक्ट। जो कार्य पूरा हो गया वह कार्य क्या कहलाता है? परफेक्ट। और जो जारी है कार्य वो क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस। तो प्लस क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो अब हमें क्या मिला? हमारा एक्शन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब कि जो हमारा कार्य पूरा हो चुका है और जो जारी है, दोनों को मिलकर के क्या बनता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब कि अगर मान लीजिए हम कह दें कि हम 2 हफ्ते से या 2 दिन से या 2 घंटे से या 2 बजे से अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं या मैं लिख रहा हूं, तो समझ लीजिए मैं कोई कार्य कर रहा हूं, मतलब कि कुछ तो कर दिया है और कुछ जारी है। मतलब कुछ कर दिया है, कुछ जारी है। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं 1 घंटे से बोल रहा हूं, तो देखिए मैं कुछ तो बोल चुका हूं, मतलब मैं अपना कुछ कार्य तो पूरा कर चुका हूं और कुछ कर रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए मेरा लेक्चर 3 घंटे का है, मैं बोलूं कि मैं 1 घंटे से बोल रहा हूं, तो मैंने 1 घंटे का मतलब कार्य पूरा कर लिया है और बाकी जो जारी है, जो मैं कर रहा हूं, वो क्या आएगा? कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आएगा। तो हमारा एक एक्शन का पता चला, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए पहला एक्शन क्या मिला? कॉन्टिन्यूअस। दूसरा एक्शन जो हमने पूरा कर दिया उसको कहा जाता है परफेक्ट। और तीसरा एक्शन जो कुछ हो गया और कुछ करना जारी है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए हमें तीनों एक्शन का पता चल गया, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए एक एक्शन और होता है जिसको कहा जाता है इंडेफिनिट। क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट। क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट। अब देखिए इंडेफिनिट एक्शन कैसे? जैसे कि मैं बोलूं कि मैं लिखता, मैं लिखता, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर इंडेफिनिट मतलब कि जो निश्चित ना हो, इंडेफिनिट की अगर हिंदी निकाले तो जो निश्चित न हो उसको इंडेफिनिट कहा जाता है। अब देखिए जैसे कि मैंने लिखा कि मैं लिखता हूं, आप इस सेंटेंस को देखिए कि मैंने लिखा है कि मैं लिखता हूं, मेरा जो वाक्य है वो मैं जो बोल रहा हूं वो कह रहा हूं मैं कि मैं लिखता हूं। तो देखिए ये कार्य कोई जारी है, कॉन्टिन्यूअस है, एक्शन कोई कॉन्टिन्यूअस है जो हमें पता होगा? नहीं। ये पूरा हो चुका है? नहीं। परफेक्ट है? नहीं। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वह सिर्फ एक हमारे कही बात है जो निश्चित नहीं है। मतलब उस कार्य को मैं करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं उस कार्य को, तो वो क्या हो गया? हमारा इंडेफिनिट एक्शन हो गया। कैसा हो गया? वो इंडेफिनिट, जिसके बारे में हम कहते हैं सिर्फ निश्चित समय कोई नहीं दर्शाते हैं। तो समझ लीजिए वह कैसा कार्य हो गया हमारा? वह एक्शन हो गया इंडेफिनिट एक्शन। कैसा हो गया भाई? इंडेफिनिट एक्शन। तो देखिए हमें पता चला टाइम के बारे में कि हम टाइम को कितने पार्ट में बांटा? हमने 3 पार्टों में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमने अपने एक्शन को बांटा कितने? 4 एक्शंस में, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनिट में, ठीक है।
आगे बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि टाइम प्लस एक्शन मिलकर के बनाते हैं एक सेंटेंस को। किसको बनाते हैं? एक सेंटेंस को। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि टाइम प्लस एक्शन ये जन्म देते हैं टेंस। किसको जन्म देते हैं भाई? टेंस को। अब देखिए एक्शन मतलब कि कार्य। कार्य जो बताता है वो बताता है वर्ब को। मतलब जो हमारा एक्शन है वो रिलेट करता है वर्ब से। किससे रिलेट करता है? वर्ब से। क्योंकि वर्ब ही बताती है कि हमारा एक्शन कैसा है, हमारा एक्शन कैसा। अब एक बात और मैं आपको बताऊं कि वर्ब कंप्लीट नहीं करती है कभी भी एक्शन को। कहीं कहीं देखेंगे कि आप वर्ब जो है वो कंप्लीट कर देती है किसी एक्शन को, मगर हर जगह वर्ब कभी कंप्लीट नहीं करती है एक्शन को। हर जगह नहीं करती, कहीं कहीं कर देती है। इसी वजह से वर्ब को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। क्या कहा जाता है? मेन वर्ब। एक तो मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन हेल्पिंग वर्ब मतलब कि जो एक्शन को बताने के लिए वर्ब की सहायता करती है, जो एक्शन को बताने के लिए वर्ब की सहायता करती है वह होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। और जो बताती है कि कैसा एक्शन है वो होती है हमारी मेन वर्ब। वो क्या होती है? हमारी मेन वर्ब। मतलब कि वर्ब की जो सहायता करे वही होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए हम वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं भाई? वर्ब के बारे में। अगर हम वर्ब के बारे में बात करें तो देखिए वर्ब की फॉर्म जो होती है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कितनी फॉर्म होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कितनी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है। अब देखिए उसी के अनुसार हम देखेंगे। देखिए वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा दर्शाती है किसको? प्रेजेंट को। किसको दर्शाती है भाई? प्रेजेंट को दर्शाती है। उसके बाद वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो दर्शाती है पास्ट को। ठीक है। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो दर्शाती है परफेक्ट को। किसको दर्शाती है? परफेक्ट को। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि आई डू दिस वर्क। मैंने आपसे कहा कि आई डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को करता हूं। तो देखिए ये वर्ब की कैसी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। तो आपको पता चलेगा कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट में है। तो देखिए जो प्रेजेंट होता है वो हमेशा कैसे लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और प्रेजेंट मतलब कि इंडेफिनिट। कौन सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए जैसे कि मैंने बोला कि आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क, तो आप समझ लीजिए अगर डू आ रहा है तो वो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें पहचान हो गई वो सेंटेंस कैसा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। कैसा सेंटेंस है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमें पता चला कि वह सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा किसको व्यक्त करती है? प्रेजेंट को करती है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट को दर्शाती है और पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाती है। किसको दर्शाती है भाई? इंडेफिनिट को दर्शाती है, पास्ट इंडेफिनिट को। अब देखिए कैसे कि मैं बोल रहा हूं कि आई डिड दिस वर्क। क्या है? आई डिड दिस वर्क। तो देखिए अब मैंने आपसे बताया कि जो सेकंड फॉर्म होती है वो किसको दर्शाती है भाई? वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट को। तो देखिए यहां पर देखा हमने क्या है? वर्ब की कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो इसलिए हमें पता चल गया कि सेंटेंस कौन सा है भाई? पास्ट इंडेफिनिट है। कैसा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की सेकंड फॉर्म से पता चला कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इससे हमें पता चल गया कैसा है सेंटेंस? पास्ट इंडेफिनिट का है। आगे हम बात करें। देखिए जैसे मैं कहूं कि मैंने इस कार्य को पूरा कर दिया है। मैंने क्या कर दिया? इस कार्य को पूरा कर दिया है। तो बोलेंगे कि आई हैव डन दिस वर्क। ठीक है। मतलब आई हैव डन दिस वर्क, मैं इस कार्य को पूरा कर चुका हूं। तो अब देखिए अगर हम देखें इसमें दो वर्ब दी हुई है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें
तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो मेन वर्ब है वो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हम जानते हैं कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे एक्शन को दर्शाती है, परफेक्ट एक्शन को दर्शाती है। कैसे एक्शन को दर्शाती है भाई, परफेक्ट एक्शन को दर्शाती है। और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको दर्शाती है भाई, प्रेजेंट एक्शन को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, प्रेजेंट को दर्शाती है, मतलब प्रेजेंट टाइम को दर्शाती है, हमेशा प्रेजेंट टाइम को दर्शाती है जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो हैव जो है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए वह प्रेजेंट को दर्शाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट। क्या बोलेंगे इसको, प्रेजेंट। और जो जिस कार्य को पूरा हो गया, जो कार्य पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, परफेक्ट। तो हमें पता चल गया कि सेंटेंस हमारा कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है भाई हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो मैं समझता हूं कि आपको वर्ब की फॉर्म समझ में आ गई होगी। फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट को दर्शाएगी, ठीक है, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट को दर्शाएगी, और थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट को दर्शाएगी। अब देखिए इससे रिलेटेड आपको मैं और एग्जांपल बता देता हूं। देखिए जैसे कि मैं कहूं, जैसे कि मैं बोलूं कि आई हैड डन दिस वर्क। इस बार मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना देकर के सेकंड फॉर्म दी। तो अब देखिए आप जानते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको दर्शाती है, हमेशा पास्ट को दर्शाती है। किसको दर्शाती है भाई, पास्ट को दर्शाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म किसको दर्शाती है भाई, परफेक्ट को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, परफेक्ट को दर्शाती है। तो आपको सेंटेंस पता चल गया होगा कैसा है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो देखिए जो वर्ब की फॉर्म होती है वो हमें बता देती है कि वो कौन सा सेंटेंस है जो दिया गया है। आगे बात करते हैं। देखिए वर्ब की और फॉर्म होती है जिसको कहा जाता है, एक होती है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म और एक होती है सिंगुलर फॉर्म। कैसी फॉर्म होती है, एक तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, इसके आगे हम बताएं, जैसे कि परफेक्ट है, परफेक्ट के बाद होती है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कैसी होती है, अब कुछ क्या बोल देते हैं इसको, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं। ऐसा नहीं है भाई, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं होती है भाई, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा प्रेजेंट को, पास्ट को या फ्यूचर को नहीं दर्शाती है, कार्य को जारी रहना दर्शाती है। इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है एक्शन की, वह दर्शाती है कि कार्य कब जारी है, कब हो रहा है, वह दर्शाती है। अब देखिए इससे हम क्यों नहीं कहेंगे कि ये अलग फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं। देखिए वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके तैयार होती है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। क्या लग करके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके, क्योंकि दर्शा तो ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रहती है, मगर इसके अंदर जो आईएनजी लग जाती है वो एक अलग फॉर्म तैयार कर देती है जिसको कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। फोर्थ फॉर्म नहीं भाई, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कोई अगर आपसे कहे कि फोर्थ फॉर्म होती है तो गलत है, इस समझ लीजिए कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी के साथ रिलेट करने के बाद बनती है। अब देखिए कैसे, अगर हम देखें एक सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे बोलूं आई एम डूइंग दिस वर्क। मैंने आपको बताया था सेंटेंस के आई, जैसे मैं बोल देता हूं, जैसे मैंने ये सेंटेंस जैसे पहले बनवाया था वैसे ही मैं आपको देता हूं। बोल रहा है कि आई एम डूइंग दिस वर्क। क्या है, आई एम डूइंग दिस वर्क। आप देखिए पहचान कैसे करेंगे, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देखिए मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। हमें पता चल गया कि दो वर्ब अगर दी हुई है तो एक जो होगी वो स्टार्टिंग वाली हेल्पिंग वर्ब होती है हमेशा, और जो दूसरी वर्ब दी हुई होती है वो हमेशा क्या होती है, मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब यूज होती है, क्योंकि हमेशा स्टार्टिंग में यूज होगी हेल्पिंग वर्ब और बाद में यूज होगी हमेशा मेन वर्ब यूज होगी सेंटेंस के अंदर। तो देखिए
हम अगर पहचान करेंगे तो देखिए जो वर्ब है मेन, उसमें क्या हो रहा है, डू, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उससे रिलेटेड क्या है, आईएनजी। क्या है, आईएनजी। तो देखिए क्या हो गया, ये कैसी फॉर्म होगी, कंटिन्यूअस फॉर्म होगी, मतलब कार्य का जारी रहना पाया जा रहा है। आगे देखिए कब पाया जा रहा है, मतलब किस टाइम के अंतर्गत है, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब दर्शाएगी वो समय को दर्शाएगी। किसको दर्शाएगी, समय को दर्शाएगी। बिना हेल्पिंग वर्ब के हम नहीं बता सकते हैं कि कार्य कब जारी है, कौन से समय के अंतर्गत हो रहा है, किस समय के, वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, इसको हम नहीं दर्शा सकते हैं वो कब हो रहा है। अब देखिए हम यहां पर देख रहे हैं कि क्या है, प्रेजेंट की वर्ब है। कैसी वर्ब है भाई, प्रेजेंट की। क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इज, आर, एम, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दर्शाते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है प्रेजेंट की फॉर्म। तो देखिए इसको प्रेजेंट में दर्शाया गया, आई एम लगा करके क्या दर्शाया गया, आई एम लगा करके, सॉरी एम लगा करके क्या दर्शाया गया, प्रेजेंट की स्थिति को दर्शाया गया। तो इसलिए जो कंटिन्यूअस फॉर्म है, हम उन दोनों को मिलाकर के, मेन वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को, हम कह सकते हैं कि जो हमारा कार्य है वो वर्तमान में हो रहा है। कब हो रहा है, वह वर्तमान में हो रहा है। तो जो कंटिन्यूअस फॉर्म है वो दर्शाएगी वर्तमान में होने वाले कार्य को। किसको दर्शाएगी, वर्तमान में होने वाले कार्य को दर्शाएगी। तो जो कंटिन्यूअस हो रहा है कार्य, वो कब हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। हमें टाइम का पता चल गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारी बता रही है कि वो टाइम कब का है, वो मतलब प्रेजेंट का टाइम है, इसलिए हमें पता चल गया जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि आगे वर्ब आ रही है कॉन्टिन्यूअस, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। आगे देखते हैं इसी के संबंध में एक एग्जांपल और, देखिए आगे देखिए इसके एग्जांपल। तो देखिए जैसे कि मैं बोलूं कि आई वाज, उसी सेंटेंस को देख लेते हैं। मैं बोलूं कि आई वाज डूइंग दिस वर्क, मैंने बोला कि आई वाज डूइंग दिस वर्क, मतलब कि मैं अगर अर्थ निकालूं तो पता चल जाएगा कि मैं कार्य कर रहा था, ठीक है, तो पास्ट में। मगर हम इसको पता कैसे करेंगे कि ये पास्ट में ही इसका अर्थ निकालना है, मतलब कि इसको पास्ट से ही रिलेट करना है, ये हम कैसे देखेंगे, कैसे पता करेंगे। तो देखिए हम देखें कि दो वर्ब दी हुई है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हमेशा स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं हो सकती। तो अगर खाली वर्ब दी हुई है, मतलब हेल्पिंग वर्ब ही वर्ब दी हुई है, तो इसको हम वहां पर मेन वर्ब मानेंगे। और इसके हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर एक वर्ब दी हुई है, मतलब डबल वर्ब दी हुई है, तो वहां पर स्टार्टिंग में क्या मानेंगे, उसको हेल्पिंग वर्ब मानेंगे, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है जब मेन वर्ब दी हुई होती है। और हेल्पिंग वर्ब ही रिलेट करती है टाइम से, क्योंकि मेन वर्ब का कोई रोल नहीं होता है अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वह दर्शाती है कि मेन वर्ब को कब रिलेट करना है, उसका संबंध किस टाइम से रखना है, किस समय से रखना है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो। अगर नहीं है तो मेन वर्ब कोई अस्तित्व नहीं रखती, मतलब कि बिना बाबूजी के औलाद का कोई महत्व नहीं होता। मतलब बाबूजी हैं तो औलाद अपना महत्व रखती है, मतलब कि अगर पिता का कोई सम्मान है तो बेटे का सम्मान होगा, और पिता का कोई अस्तित्व नहीं है तो बेटे का अस्तित्व क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब की स्थिति को बताती है। तो अब देखिए हम बात करें इसके बारे में, तो देखिए हमें पता चल गया कि एक हेल्पिंग वर्ब है बाज और एक है डूइंग मेन वर्ब। अब देखिए बाज मतलब कि कैसी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमें पता चल गया कि पास्ट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा किसको दर्शाती है, पास्ट को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, पास्ट को। तो देखिए हमें पता चल गया कि जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब किसको दर्शा रही है, पास्ट को दर्शा रही है। अब हम देखते हैं कि एक्शन कैसा है, तो एक्शन है कॉन्टिन्यूअस। कैसा एक्शन है भाई, कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। कैसा एक्शन है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। हमें इस बात का पता चल गया, ठीक है, हमें इस बात का पता चल गया। अब देखिए आगे बात करते हैं। आपको पता चल गया कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का भी, ठीक है। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के बाद एक फॉर्म आती है सिंगुलर फॉर्म। कैसी फॉर्म आती है, सिंगुलर फॉर्म।
कौन सी फॉर्म आती है भाई? सिंगुलर फॉर्म। देखिए आपने देखा होगा सिंगुलर फॉर्म, अगर हम सिंगुलर फॉर्म की बात करें तो देखिए आपने देखा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा करके हम एक फॉर्म बनाते हैं जिसको कहा जाता है सिंगुलर फॉर्म। क्या कहा जाता है उसको? सिंगुलर फॉर्म कहा जाता है। मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम कभी भी एस या ईएस का यूज कर देते हैं तो समझ लीजिए वर्ब की कैसी फॉर्म हो जाती है? सिंगुलर। अब जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में यूज होती है भाई? प्रेजेंट में यूज होती है। किस में यूज होती है? प्रेजेंट में। तो ये सेंटेंस भी जो होंगे वो सब कहां पर होंगे? प्रेजेंट में ही होंगे। और प्रेजेंट में भी किस में होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। किस में होंगे भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। अब कैसे? देखिए मैं बोलूं कि आई ना बोल करके मैं बोल देता हूं, देखिए कि ही डज दिस वर्क। मैंने क्या बोला? कि ही डज दिस वर्क। अब देखिए मैं एक सेंटेंस को इस वजह से बेर बेर लिख रहा हूं या बार बार यूज कर रहा हूं क्योंकि देखिए आप इसको क्या कर सकें? आसानी से समझ सकें। क्योंकि मैं एक सेंटेंस में ही आपको परिवर्तन करके इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि एक सेंटेंस से आप आसानी से समझ सकते हैं कैसे मैंने इसको चेंज किया है। अब देखिए अगर मैं बात करूं इसकी तो इसके अंदर क्या हुई? सिर्फ एक वर्ब यूज हुई है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कुछ नहीं है, खाली मेन वर्ब दी हुई। देखिए दो ही सेंटेंस ऐसे होते हैं, सॉरी दो टेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर केवल मेन वर्ब यूज की जाती है। एक तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। अब देखिए हम बता सकते हैं कि सेंटेंस कैसा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि एस या ईएस लगने के बाद क्या होता है? हमेशा प्रेजेंट में। क्योंकि देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसी के अंदर लगती है एस या ईएस और वह दर्शाती है प्रेजेंट को। क्योंकि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दर्शाती है प्रेजेंट को, तो इसलिए हमें पता चल जाएगा कि सेंटेंस कैसा है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कैसा है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब देखिए अगर मैं इसी को चेंज कर दूं कि ही डिड दिस वर्क, तो देखिए हमें पता चल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। क्यों? क्योंकि यहां पता चला है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट में। और जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई होती है तो वो सेंटेंस कहलाता है इंडेफिनिट का। किसका कहलाता है भाई? इंडेफिनिट का। तो इसलिए यहां पर सेंटेंस बनकर के तैयार हो जाता है ये पास्ट इंडेफिनिट का। किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है भाई। देखिए ये यहां तक समझाने की बात थी आपको। आगे हम अब देखिए आपको स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। ठीक है, टेंस बताते हैं पहले, उसके बाद सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। देखिए अगर हम बात करें, देखिए मैंने आपको बताया प्रेजेंट मतलब टाइम। क्या है? टाइम। उसके बाद एक्शन। अब देखिए एक्शन में अगर हम देखें तो एक्शन मैंने आपको बताया कि चार प्रकार से दिखाई देता है। कैसे? एक तो इंडेफिनिट, एक कॉन्टिन्यूअस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए अब जब हम प्रेजेंट समय को जोड़ेंगे कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट से तो क्या बने? इंडेफिनिट समय से तो क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हम समय प्रेजेंट को जोड़ेंगे कंटिन्यूअस से मतलब कंटिन्यूअस एक्शन से। एक्शन की फॉर्म कितनी होती है? मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनिट, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है।
अब देखिए हम समय के साथ इस एक्शन को रिलेट करवा रहे हैं और जिसका जन्म हो रहा है टेंस का। किसका जन्म हो रहा है भाई? टेंस का। क्योंकि इस टाइम को एक्शन के साथ मिलाने पर क्या बनता है हमारा टेंस, तो क्या बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने इंडेफिनिट को मिलाया प्रेजेंट के साथ, और अगर हम मिलाते हैं कॉन्टिन्यूस को इंडेफिनिट के साथ तो क्या बनता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अगर हम मिलाते हैं परफेक्ट को तो देखिए बनता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम मिला देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को, सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को, तो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वैसे ही अगर हम समय को रिलेट करवाएंगे पास्ट को, किसको? पास्ट को। तो देखिए पास्ट के अनुसार ही एक्शन बनेगा कैसा? पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर हम देखिए चाहे भले ही धारणा के आधार पर फ्यूचर को मानते हो परंतु समय मानते हैं, धारणा के आधार पर मानते हैं केवल, तो वैसे ही इसको चेंज करेंगे कैसे? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये फॉर्म होती है समय के साथ एक्शन जब मिलता है तो इस तरीके से टेंस की स्थिति बनकर के आती है, ठीक है। अब देखिए हमने आपको बताया, अब मैं थोड़ी सी वर्ब आपको और बता देता हूं वर्ब के बारे में। देखिए वर्ब चैप्टर बहुत ही बड़ा है, ऐसा नहीं कि हम आपको वर्ब अभी खत्म करवा रहे हैं, हम बाद में आपको कराएंगे, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको और आसानी से पहचान के लिए बता देता हूं। देखिए वर्ब को हम 3 स्थिति में बांटते हैं। देखिए एक तो बी फैमिली, एक हैव फैमिली, उसके बाद आती है शेष फैमिली, मतलब कि पूरी दुनिया इनको छोड़ करके शेष फैमिली के अंदर आती है। किसके अंदर आती है भाई? शेष फैमिली, मतलब पूरी दुनिया इन्हीं के अंतर्गत आती है। देखिए इनमें अगर हम देखें तो बी फैमिली में जो यूज किया जाता है इज का, आर का, एम का और बाज का और बर का, ठीक है, इनका यूज किया जाता है और बी का। अब देखिए अगर मैं बताऊं मैंने ये क्यों बताया आपको लिखा, इसलिए क्योंकि ये बी फैमिली है और बी फैमिली के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब ये यूज किया जाता है, इज, आर, एम, वाज, वर और बी, और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है, मतलब इन सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब देखिए आगे मैं बात करूं हैव फैमिली की, तो इसमें आता है हैज, हैव और है, ठीक है, और एक आता है, ठीक है। इनके बाद हमेशा क्या होता है कि ये जो होता है, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं इनके तुरंत बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। कैसी फॉर्म का यूज किया जाता है? थर्ड फॉर्म का, क्योंकि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब अपने बाद परफेक्ट कार्य को ही दर्शाती है। किनको दर्शाती है भाई? परफेक्ट कार्य को दर्शाती है। उसके बाद शेष फैमिली, अगर शेष फैमिली की बात करूं मैं आपसे तो देखिए अगर हम देखें मे हो, कैन हो, विल हो, शैल हो, ठीक है, उसके बाद डू हो या डज, अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आते हैं, ये सभी शेष फैमिली के अंतर्गत आते हैं, और जो बच गए हैं वो सब भी शेष फैमिली के अंतर्गत आते हैं, और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है जब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं या सेंटेंस का पता करते हैं। तो देखिए हम आसानी से कर सकते हैं
कि ये जो है हमेशा कॉन्टिन्यूस को दर्शाती है, ये हमेशा परफेक्ट कार्य को दर्शाती है, ठीक है। और जो शेष फैमिली रह गई वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दर्शाती है, ठीक है। हमें इतना पता चल गया। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टेंस। क्या स्टार्ट करते हैं, देखिए टेंस। देखिए टेंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा और पूरे सारे के सारे टेंस हम एक बार में कंप्लीट कर लेंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिया, उसके बारे में बताया, जानकारी दी पहले कि इंग्लिश को किस तरीके से समझना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।